नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के काम में चल रहे विवादों की। डेवलपर्स धड़ल्ले से तालाब और चारागाह की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं और अथॉरिटी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। अगर कोई विवाद उठता है तो भुगतना बायर्स को पड़ता है। जानकारी लेकर आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के काम में चल रहे विवादों की। डेवलपर्स धड़ल्ले से तालाब और चारागाह की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं और अथॉरिटी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। अगर कोई विवाद उठता है तो भुगतना बायर्स को पड़ता है। साथ ही साथ क्यों इन दिनों किसानों से डरने लगे हैं इन्वेस्टर्स, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। साथ ही साथ सौरभ, आपका स्वागत है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, एक्सपर्ट राय देंगे। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। और सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर तालाब और चारागाह की जमीन पर आम्रपाली ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, जो कि अब रुकवा दिया गया है। क्यों, आखिर क्यों रुकवाया गया ये प्रोजेक्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक और घपलेबाजी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक गलती की वजह से न जाने कितने इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। लोग अपने आशियाने का सपना पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में लगा देते हैं, लेकिन अथॉरिटी की लापरवाही या फिर घपलेबाजी की वजह से इन बायर्स का सपना टूटता दिखाई दे रहा है। साथ ही जो पैसे बायर्स लगा चुके हैं वो भी डूबते दिखाई देते हैं। ये है ग्रेटर नोएडा के इटारा गाँव की तस्वीर। जहां पर चल रहा है आम्रपाली ग्रुप का टेरेस होम प्रोजेक्ट, जो कि अब रुकवा दिया गया है। दरअसल ये काम जिस जमीन पर चल रहा था वो जमीन तालाब और चारागाह की थी। ये गौचर की जमीन है। आम्रपाली बिल्डर के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर ये जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। खाता नंबर 491 करीब 70 बीघे जमीन है, जिसकी हम गांव वालों ने सांसद निधि से सांसद जी को एक चिट्ठी लिखी थी, इसकी गौचर दोबारा बनवा दो, कब्जा हटवा के। सांसद जी ने एक लेटर डीएम को लिखा, फिर डीएम साहब ने उस पर जांच कराकर अग्रिम आदेश तक काम रुकवा दिया है। प्रशासन ने सांसद सुरेंद्र नागर के खत का संज्ञान लेते हुए तालाब और चारागाह की जमीन पर आम्रपाली बिल्डर के निर्माण को रुकवा दिया है। इस 70 बीघे की जमीन पर आम्रपाली ग्रुप की तरफ से टेरेस होम प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। सांसद सुरेंद्र नागर ने पत्र लिखकर इस जमीन पर बिल्डर की तरफ से करवाए जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इस काम के रुकने के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। आखिर उन बायर्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था? क्या इसमें अथॉरिटी की गलती नहीं है? अथॉरिटी को इसमें पहले संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? बिना किसी जांच के अथॉरिटी ने आम्रपाली ग्रुप को निर्माण के लिए कैसे जमीन दे दी? अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अथॉरिटी ने तालाब और चारागाह की जमीन निर्माण के लिए कैसे दे दी? खैर, जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच भी पिसता है तो बस आम इंसान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे आप नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, आज एक बार फिर इटेड़ा गांव के किसानों ने आम्रपाली के टेरेस होम और सेंचुरियन पार्क पर काम रुकवा दिया है। इनका कहना है कि बिल्डर और प्राधिकरण ने मिलकर पशुचर और तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है, साथ ही अवैध निर्माण कर रहे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं करा जा सकता। साथ ही डीएम और सुरेंद्र नागर से इसकी शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखना ये होगा प्राधिकरण और डीएम इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन दुष्यंत के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए स्टूडियो मेरे सहयोगी सौरभ साहनी मौजूद हैं, साथ ही साथ शरद जी मौजूद हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। शरद जी के पास सबसे पहले चलेंगे। शरद जी, इतना आसान होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है, बनना शुरू भी हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, लेकिन वो जमीन जो होती है वो तालाब की होती है। एक बड़ा सवाल उठता है कि भुगतना तो आखिर बायर्स को ही पड़ता है। जब भी किसी अथॉरिटी को मास्टर प्लान बनते हैं
हाँ। उसमें उस जमीन का लैंड यूज, प्रेजेंट लैंड यूज को देखा जाता है। जब वाटर बॉडीज हैं, जब पंचायत का एरिया है, या चरागाह के लिए जमीन छोड़ी गई है, शमशान घाट के लिए छोड़ी गई है, या किसी और गांव विलेज की कॉमन एक्टिविटीज के लिए छोड़ी गई है, उसको मास्टर प्लान के अर्बनाइजेशन से सुरक्षित रखा जाता है। उसमें उसी एक्टिविटीज को ही करा जाता है। हाँ। जब ये मास्टर प्लान बन जाते हैं और वो तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है, या शमशान घाट की जमीन है, या कब्रिस्तान है, उस पे भी अथॉरिटीज कोई ना कोई प्लानिंग करके लैंड अलॉट कर देती हैं। अब डेवलपर्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, लैंड तो उन्हें लॉफुली अलॉट हुई है, उसका जो तालाब की जमीन जैसे भर दी गई, एक वाटर का तो रिचार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ सरकार का मुहिम चला हुआ है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ना तो वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, जो नेचर ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दी हैं उसको हमने और डैमेज कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो पंचायत की लैंड होती है किसी भी तरीके से एक्सचेंजेबल नहीं होती। अभी रिसेंटली एक केस था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस झांझी ने डीएलएफ की लैंड जो पंचायत से एक्सचेंज कर ली गई थी, उसे रिवर्ट स्टेटस को रिवर्ट बैक करा, क्योंकि पंचायत की लैंड को ना तो डेवलप कर सकती है अथॉरिटी, ना उसे बेच सकती है, ना एक्सचेंज कर सकती है। इसे इतनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए मास्टर प्लान बनाते हुए, हाँ। जो पंचायत की लैंड को सुरक्षित रखा जाए, उसे अर्बनाइज ना करा जाए। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, यहाँ पर आखिर चूक किसकी होती है? अथॉरिटी इसमें पूरी इसमें भागीदार है इसकी? अनुज, ये अथॉरिटी इसमें पूरी भागीदारी है। इसमें अथॉरिटी की कमी की वजह से, लापरवाहियों की वजह से ये समस्या आम आदमी को भुगतनी पड़ती है, जो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है या एक अपने सपनों का घर खरीदता है। हाँ। क्योंकि दिक्कत जब, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं कि मास्टर प्लान जब बनता है तो गांव के जितने तालाब है, पशुचर की जमीनें हैं, ये सब देखी जाती हैं, रिसर्च करी जाती है इन पे कि कहाँ पर है, कौन से खसरा नंबर पे बढ़ रही हैं। तो ये सब रिसर्च करने के बाद चीजें आती हैं निकल के। लेकिन अथॉरिटी अगर लापरवाही करती है, वो इन सब तालाब को चिन्हित नहीं करती है, जो पशुचर की जमीन है उन्हें बिल्डर्स को अलॉट कर देती है, तो कहीं ना कहीं इसमें अथॉरिटी का रोल है। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी जगह है जिसका विवादों से नाता जुड़ा हुआ है, पहले से ही बहुत दिनों से नाता चल रहा है। चाहे किसानों की आंदोलन को ले लो या बायर्स जो बिल्डर्स के द्वारा परेशान है, कहीं ना कहीं इसमें कमी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी चाहे तो सख्ती कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पैसे कमाना, चाहे बिल्डर्स के थ्रू कमाए, चाहे लाइजनिंग के थ्रू कमाए। तो ये एक दिक्कतें हैं। अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जो आम बायर है, जिसे ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं, आखिरी में पिसता वही है। शरद जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से जो मास्टर प्लान बनते हैं, कि ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। कोई भी हमारे इंजीनियर प्लानर साइट पे जाने की जहमत नहीं करते। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कहाँ वाटर बॉडी है। आप अगर किसी अच्छे समृद्ध गांव की बात करेंगे, पहले जो भी था उसका गांव का जो स्टेटस था नंबर ऑफ वाटर बॉडीज पे होता था। आज हम अपने गांव के तालाबों को बंद करके अपने आप को गरीब घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का सत्यानाश खुद करते जा रहे हैं। इसके लिए हमारे प्लानर बहुत भागीदार हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। बने रहिए दोनों ही, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम आपको एक बार तस्वीर